दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश पर। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम आज स्थानीय स्वशासन की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसका नाम है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो परीक्षा की दृष्टि से ये आता है और प्रश्न जो है 2-3 आपको दोस्तों इसमें पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करें आज का हमारा टॉपिक स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम जब बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हमारे मस्तिष्क पर तुरंत उभर आता है। तो दोस्तों पहले हम बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो उससे पहले दोस्तों हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानना ज़रूरी है कि आखिर ये स्थानीय स्वशासन होता क्या है। तो दोस्तों जब हम स्थानीय स्वशासन शब्द को लेते हैं तो स्थानीय स्वशासन की ही अगर बात की जाए तो स्वशासन का मतलब क्या दोस्तों? स्वयं का शासन। तो वे सब कार्य जिनका संपादन, मान लीजिए जो स्थानीय बॉडी है, लोकल बॉडी है, जैसे कि ग्राम पंचायतें हैं, जिला बोर्ड हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, उनके द्वारा होता है। तो ऐसा जो प्रशासन है, ऐसा जो शासन है, वो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन के अंदर ये सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन के बारे में कहा था कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार है। कई बार दोस्तों कोटेशन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ज़रूरी नहीं कि उसमें जो ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनके आधार पर ही प्रश्न पूछे जाए। क्योंकि शब्द दे दिया स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन के आधार पर कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस स्थानीय स्वशासन के बारे में किसने क्या कहा, इसके आधार पर भी जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की हमने बात की। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार है। वहीं पर अगर हम लॉर्ड ब्राइस की बात करें तो दोस्तों लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा? लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण स्थली या पाठशाला का काम करता है। तो पाठशाला का काम कौन करता है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को कहा क्या, यह क्या है? प्रशिक्षण स्थली या फिर पाठशाला है प्रजातंत्र की। तो ब्राइस के द्वारा इसे पाठशाला या प्रशिक्षण स्थली कहा गया है। वहीं पर टॉकविले कहते हैं कि सब नागरिकों की स्थानीय सभाएं स्वतंत्र राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति होती है। स्थानीय सभाओं को राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति कहा है किसने? टॉकविले ने। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने स्थानीय सभाओं को राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति कहा है? तो ये टॉकविले का इसमें नाम आएगा। वहीं पे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण स्थली या पाठशाला के रूप में किसने माना है? तो लॉर्ड ब्राइस ने माना है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय संस्थाएं हैं, इन स्थानीय संस्थाओं को प्रजातंत्र में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी के रूप में ये जानी जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थानीय प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था, वो एक महत्वपूर्ण उनके लिए अवतार साबित हुई है उनके कार्यों के लिए। क्योंकि आज मनुष्य का जो कार्य है, मानव का जो कार्य है, वो आसानी से होने लग गया है। तो उसका कारण यही है कि स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय शासन नागरिकों से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ये करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों इसके स्थानीय स्वशासन के इतिहास की, क्योंकि कई बार इतिहास के आधार पर भी प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। तो अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो दोस्तों सर्वप्रथम हम उल्लेख करेंगे इसका कि इसका सबसे पहला अस्तित्व कहाँ से मिला हमें। तो दोस्तों सबसे पहले वैदिक काल की हम बात करेंगे। वैदिक काल में इसका हमें उल्लेख मिलता है। और वैदिक काल में जो गांव हैं, वो गांव का जो मुखिया है वो ग्रामणी के रूप में जाना जाता था। तो स्थानीय प्रशासन जो है भारत में प्राचीन काल से ही ये रहा है। तो सर्वप्रथम वैदिक काल के अंदर दोस्तों पंचायत है, ग्राम सभा है, समिति है, इनका उल्लेख मिलता है। और इसके आधार पर ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है? ग्रामणी कहलाता है। थोड़ा सा हम और आगे चलें तो हम बात करते हैं बौद्ध काल की। और बौद्ध काल के अंदर जो शासन की इकाई है, वो शासन की इकाई ग्राम कहलाती थी। और ग्राम का जो मुखिया होता था वो होता था ग्राम योजक। तो बौद्ध काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया? ग्राम योजक कहा गया। और ये जो ग्राम योजक था, इसे दोस्तों ग्राम सभा द्वारा ही चुना जाता था, इसका चुनाव होता था।
इसके बाद अगर मौर्य काल की बात की जाए तो मौर्य काल में जो गांव का मुखिया होता था, उस ग्राम सभा के मुखिया को, गांव के मुखिया को कहा जाता था ग्रामिक। और वहीं पर अगर थोड़ी सी स्थिति और आगे की देखें हम मध्यकाल की, तो मध्यकाल के अंदर ग्राम का मुखिया जो था वो खुद मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। तो ये हमने बात की थोड़ा सा मध्यकाल की। यहाँ पर अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो इसके बाद आधुनिक काल के अंदर दोस्तों अंग्रेज़ों का जो वर्चस्व है वो आ गया था आधुनिक काल के अंदर। और अंग्रेज़ों के द्वारा ही सर्वप्रथम 1667 के अंदर मद्रास नगर परिषद की स्थापना की गई थी। और बाद में इसी मद्रास नगर निगम को 1687 में नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दे दिया। कब? 1687। तो 1667 के अंदर तो मद्रास नगर परिषद की स्थापना की गई थी और इसी नगर परिषद को 1687 के अंदर नगर निगम के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया था। तो इस आधार पर अंग्रेज़ों के द्वारा ही हमारे यहाँ पर ये स्थिति लाई गई है। दोस्तों लॉर्ड रिपन जो थे, जो जीजी थे, वाइसराय थे अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे भारत के अंदर, उस लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को जो है काफ़ी सुदृढ़ माना जाता है इस पंचायती राज के आधार पर। और इसीलिए स्थानीय सुशासन का अगर पिता कहा जाए तो भारत में स्थानीय सुशासन का पिता जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जिनका कार्यकाल भारत में 1880 से 1884 तक रहा। इन्हें स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कई प्रकार की परीक्षाओं के अंदर कि स्थानीय सुशासन का पिता किसे कहा गया है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया है। बाद में जो ये संकल्पना पारित की गई थी स्थानीय सुशासन की, इस स्थानीय सुशासन के लिए 1882 जो है उसको मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, वो हैसियत रखता है। और बाद में धीरे धीरे 1919 के अंदर जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए, अधिनियम आया, उसके तहत स्थानीय सुशासन को दोस्तों वैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त कर दिया। तो जो हम अगर बात करें कि स्वतंत्रता से पूर्व इसे वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, तो प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। तो 1919 का जो अधिनियम था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का, उसके तहत स्थानीय सुशासन को वैधानिक रूप प्रदान कर दिया गया था। अगर भारतीय संविधान की हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों इसे राज्य सूची का विषय माना गया और राज्य सूची के अंदर इसको रखा गया। और भारतीय संविधान में स्थानीय शासन शब्द के आधार पर ये बात कही गई है, यानी जहाँ पर भी स्थानीय हम सुशासन की बात करते हैं वहाँ पर भारतीय संविधान में स्थानीय शासन के रूप में इसे डिनोट किया गया है, बताया गया है। थोड़ा सा बात करें हम दोस्तों भारत की, तो भारत के अंदर हमने देखा यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान इससे अछूता नहीं था। राजस्थान के अंदर बात अगर पंचायती राज की जाए तो वर्तमान पंचायती राज तो कब 24 अप्रैल की हम बात करते हैं 1993 के अंदर की संपूर्ण भारत के अंदर ये लागू हुआ। लेकिन राजस्थान इसके अंदर अग्रणी पूर्व में भी रहा है। राजस्थान में जो बीकानेर रियासती थी, रियासतों का जो काल था, उसमें बीकानेर पहली देसी रियासत थी जहां पर 1928 के अंदर ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करके ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा जो था वो प्रदान कर दिया गया था। तो देखिए राजस्थान में यह कार्य पूर्व में ही शुरू हो गया था। तो बीकानेर पहली देसी रियासत बन चुकी थी 1928 के अंदर। प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली कौन सी रियासत थी जिसमें क्या किया गया, ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो वो बीकानेर रियासत थी। 1928 के अंदर ये दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद राजस्थान के अंदर 1938 के अंदर जयपुर, 1943 के अंदर सिरोही और 1944 के अंदर भरतपुर, तो 1949 के अंदर करौली के अंदर भी जो ग्राम पंचायत अधिनियम था वो लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार राजस्थान जो है ये काफ़ी अग्रणी रहा पंचायती राज को लागू करने के अंदर, स्थानीय सुशासन की जो संस्थाएं थी उनको लाने में। दोस्तों हमारे संविधान के अंदर भी जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण के समय अनुच्छेद जो 40 है, वो अनुच्छेद 40 इसके अंदर ग्राम पंचायतों के बारे में बात करता है। और भाग 4 के अंदर ये अनुच्छेद जो है 40 रखा गया। वर्तमान में हम जब संविधान को उठाते हैं तो हमारे जो 22 भाग दिए हुए हैं, उस 22 भागों में भाग 4 के अंदर जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से लेकर 51 तक, उसके अंदर अनुच्छेद 40 जो है उसके अंदर ग्राम पंचायत की बात की गई। तो हमारे संविधान के अंदर भी इसको लिया गया, हमने पूर्व में ही इसे संविधान के अंदर ले लिया था। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके विकास की कि आखिर क्या ये यहीं तक सीमित रहा।
या इसके अंदर और कुछ परिवर्तन आया? तो दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के विकास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ये 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण जनता के सामाजिक आर्थिक प्रयासों में परिवर्तन लाना और साथ में राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति जनता में सक्रिय रुचि जो है उत्पन्न करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर जो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, उसके लिए बाद में कई समितियां बनाई गई इसको जज करने के लिए कि क्या ये सामुदायिक कार्यक्रम जो चलाया गया है वो सही रूप से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। दोस्तों, इससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि राजस्थान एक ऐसा राज्य था जिसमें 1 जनवरी 1954 को राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम लागू कर दिया गया था, जो कि 1953 है। राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 ये पूर्व में ही लागू किया जा चुका था। इसके बाद जब 1952 के अंदर ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया तो फिर इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अंदर। और इस बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया, ये जो सामुदायिक कार्यक्रम चलाया गया था इसके जो कार्य किए गए थे इसके द्वारा उनको देखना था कि उसके आधार पर किस प्रकार लोगों की भागीदारी थी वो सुनिश्चित हो रही है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की अपनी 24 नवंबर 1957 को और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने सिफारिश की कि साहब, एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है वो लागू किया जाना चाहिए और साथ में इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की भी बात की। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात किसने की? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसको लागू करने की बात जो है वो कही गई। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान जो था उसने इस पंचायती राज व्यवस्था की जो बात की गई थी, त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई थी, इसमें थोड़ा सा अपना अहम रोल दिखाते हुए राजस्थान में विधानसभा जो थी उसने राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम जो है वो पारित कर दिया। तो जब ये अधिनियम पारित किया गया, इसी के अधिनियम के तहत 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में ही जो है पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। और ये उद्घाटन कहाँ से किया गया? नागौर के बगदरी गांव से ये प्रारंभ किया गया। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो नागौर के बगदरी गांव से ये प्रारंभ किया गया था। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जी, वो भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के काफ़ी पक्षधर थे, तो उन्होंने इसके आधार पर जो है ये कार्य करवाने में काफ़ी योगदान दिया। तो उस समय ये पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो लागू कर दी गई और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटन करने वाले थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय के। दोस्तों, इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को जो आंध्र प्रदेश था उसके अंदर भी ये पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू कर दिया गया। 2009 के अंदर जो है 50 वर्ष राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम के पूर्ण हुए और यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह भी दोस्तों राजस्थान के अंदर मनाया गया। अब बात करते हैं कि आखिर राजस्थान में पंचायती राज जो संस्था आई है उससे संबंधित कोई समितियां भी गठित हुई है क्या? तो दोस्तों, इन पंचायतों के सुदृढ़ता को देखते हुए, इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए जो है वो कई प्रकार की समितियां गठित की गई, जिसके आधार पर इनके कार्यों को जज किया गया, देखा गया कि ये किस प्रकार कार्य कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान में बाद की जो समयावधि थी उस बाद की समयावधि में पंचायती राज संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली थी वो संतोषजनक नहीं रही और धीरे धीरे इनकी स्थिति जो थी उसका भी ह्रास होता चला गया। और राज्य सरकार ने भी समय समय पर ये समितियां गठित करके इसको जीवित करने का कार्य करती रही। तो कौन कौन सी समितियां ये गठित हुई? दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति जिसकी हमने बात की थी 1957, उसके बाद हरीशचंद्र शर्मा समिति ये 1963 में गठित की गई। इसके अलावा सादिक अली समिति ये 1964 के अंदर, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 के अंदर, अशोक मेहता समिति 1977 के अंदर, हनुमंत राव समिति सरकारी आयोग गठित किया गया 1983 के अंदर, जो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु ये गठित किया गया था। इसके साथ ही पीबी के राव समिति 1985 के अंदर गठित की गई।
डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी समिति जो है 1986 के अंदर गठित की गई। थुंगन समिति 1988 में गठित की गई। इसी तरह से हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में गठित की गई और गुलाबचंद कटारिया समिति 2009 के अंदर गठित की गई। तो ये जो समितियां गठित की गई, इन समितियों द्वारा जो सिफारिशें की गई उनको समय समय पर लागू करके राज्य में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसका पैरोकार और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने का जो प्रयास है वो किया गया। इसके बाद बात करते हैं हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की, जो कि लाया गया क्योंकि इन पंचायती राज संस्थाओं को अब वैधानिक रूप से मान्यता देने की बारी आ गई थी और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको वैधानिकता प्रदान की गई। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जिनके समय में ये जो विधेयक था वो लाया गया और राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। तो 24 अप्रैल 1993 को गजट नोटिफिकेशन में ये जो संशोधन था उसे जारी कर दिया गया। थोड़ी सी इसकी हम डेट्स की हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जो विधेयक था ये लोकसभा में पेश किया गया 16 सितंबर 1991 को। उसके बाद लोकसभा द्वारा ये पारित हुआ 23 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा के द्वारा इस पर चर्चा हुई और 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पारित हो गया और राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति मिल गई 20 अप्रैल 1993 को और वहीं पे अधिसूचना जारी करके ये लागू हो गया 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल 1993 से हमारे यहाँ पर भारत देश के अंदर 73वां संविधान संशोधन जो है वो लागू कर दिया गया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और उसी के आधार पर राजस्थान ने भी जो है अपना पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो है पुनः लागू कर दिया गया। राजस्थान में नवीन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू किया गया और 73वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान थे उनको राजस्थान में लागू कर दिया गया और लागू करने की जो डेट थी वो 23 अप्रैल 1994। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया, तो वहाँ पर 24 अप्रैल 1993 भी डेट होगी और 23 अप्रैल 1994 भी डेट होगी। तो जब राजस्थान की बात पूछे कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज अधिनियम 1994 कब पारित किया गया, तो वो 23 अप्रैल 1994 से ये लागू किया गया पारित करके। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये भारतीय संविधान के अंदर भाग 9 के अंदर इसे सम्मिलित किया गया, जिसका शीर्षक जो है वो पंचायत दिया गया और अनुसूची 11 जो है वो इसमें एक संविधान के अंदर जोड़ी गई। पूर्व में मूल संविधान के अंदर जो अनुसूचियां थी वो 8 ही थी, उसके बाद की जो 4 अनुसूचियां हैं वो और जोड़ी गई और इसी के अंदर अनुसूची 11 जो है वो पंचायती राज से जुड़ी हुई है। इसमें अनुच्छेद 243 से लेके और 243 नए तक इसका वर्णन है। अंग्रेजी में हम देखें तो 243 से लेके और 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया है और इसमें जो दिए गए विषय हैं वो है 29 विषय जो है वो पंचायती राज के अंदर शामिल किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 243(6) के अंदर दिए हुए हैं, जिनके बारे में विस्तृत चर्चा जो है हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो दोस्तों ये था स्थानीय स्वशासन के बारे में एक हमने खाका जो है देखा कि किस तरह से हमारे पास 73वां संविधान संशोधन जो है वो आया और उससे पूर्व में राजस्थान में क्या स्थिति थी और भारत में क्या स्थिति थी उसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में इससे आगे के पार्ट के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।